आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट करा दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 2019 दिसंबर का पेपर है। ये आज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, 4th लास्ट, इसमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। इससे पहले 110 पूरे करवा दिए गए थे, अब 111 से स्टार्ट करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। तो ब्लूम ने क्या किया था, अधिगम के एक सिद्धांत अपना उन्होंने वर्गीकरण किया है। ठीक है, अधिगम को वर्गीकृत किया है कि बच्चा कैसे अधिगम को सीखता है। तो पहले इसको जान लेते हैं कि क्या होता है और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कितने भागों में उसको वर्गीकृत किया है। तो अच्छे से देखते हैं। ब्लूम ने इसे 6 भागों में बांटा है। उसका पहला ज्ञान, समझ बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो पहले इसको एक एक करके जानते हैं ये होता क्या। जैसे ज्ञान है हमारा, तो ज्ञान क्या, आंकड़े या जानकारी याद करना। हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, हम उसको याद कर लेते हैं, बस स्मृति में याद कर लेते हैं और उसको हमको नॉलेज होती है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। समझ बूझ क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, अनुवाद, संक्षेप एवं दिशा निर्देशों के अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना। कि अगर हमें ज्ञान हो गया, उसके बाद हमें समझ बूझ हमारे अंदर डेवलपमेंट हो गया। ये सारे अधिगम के हैं, एक एक स्टेप्स हैं कि हम अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना कि हमें क्या क्या प्राप्त होते जा रहा है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान के बाद हमारे अंदर समझ बूझ होगी। जब हमें उसकी नॉलेज हो जाएगी तो फिर हम हमारी समस्या उसको पता लगा कर उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या, अनुप्रयोग। हमारा तीसरा स्टेप क्या है, अनुप्रयोग। ये क्या है, किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। तो हम उसका समझने के बाद जब ज्ञान प्राप्त होगा, फिर हमारे अंदर समझ बूझ प्राप्त होगा, उसकी व्याख्या करेंगे समस्या की। उसके बाद उसका अनुप्रयोग करेंगे कि हम दूसरा परिकल्पना बना सकते हैं, कि हम सोच समझ कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विश्लेषण करना। क्या होता है, वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है। जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमें ज्ञान हो गया। ठीक है, हमें भाषा का ज्ञान हुआ, फिर हमने क्या किया, सब समाज का ज्ञान हुआ। उसमें हमें पता चला कि हमको मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। हमने अपना समस्या देखा कि मुझे मतलब इस बात की समस्या है, जैसे कि पढ़ने लिखने की समस्या है, या फिर कोई अच्छी स्कूल्स नहीं मिल रहे, कोई भी समस्या हो सकती है। आप कोई भी समस्या मान लीजिए। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए आप सोच विचार करेंगे। ठीक है, आपने ये परिकल्पना बनाएंगे, अच्छा मैं ये करूँगा तो ये मेरा समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे, अच्छा ये करने से समस्या दूर हो सकती है या फिर ये करने से समस्या मेरी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे कि हाँ कौन सी जो है ऑप्शन चूज़ करें जिससे मेरी समस्या आसानी से ठीक हो जाए। तो आप उसका विश्लेषण करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है समस्या को दूर करने के, तो उसका विश्लेषण करेंगे कौन बेस्ट होगा। आप ऐसा ही तो करते हैं, अभी जो भी आप पढ़ाई करते हैं, आपको एग्ज़ाम देना है तो आप करते हैं कि कौन सी वीडियो देखी जाए, कौन सी नहीं, मेरे लिए कौन सा अच्छा, कौन सी बुक्स अच्छी होंगी मेरे लिए। ये छोटी जो समस्या, आप इसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जब समस्या का पता कर लिए, उसका विश्लेषण कर लिए, ठीक है, कि हाँ हमने सोच लिया कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारे लिए बेस्ट है, इससे हमारी समस्या दूर हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाता है, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को तोड़कर उसको संपूर्ण बनाता है। संश्लेषण का मतलब होता है
कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटने लगते हैं, तभी आप सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना, आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, समझिए एग्जांपल है ये, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, तो आप पहले इसका क्या करेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे। और सिलेबस में आपका अलग अलग यूनिट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप एक एक करके पढ़ेंगे ना, एक साथ तो सब कुछ नहीं पढ़ सकते। कि आपने अपना टारगेट बना लिया कि हाँ आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, ठीक है। एक छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको बांट कर उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, आप टीजीटी की पूरी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन, विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना। फिर आप किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, कोई समस्या है, आपने सारे स्टेप्स निभा लिए, ठीक है, आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसका मूल्यांकन करना कि आपकी समस्या दूर हुई कि नहीं। जैसे कि हमारा जो समस्या था, हमने अब फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, तो ये जब उसका रिज़ल्ट आपको देखना होगा, अपने आप को मूल्यांकन करना होगा कि सही निकला कि नहीं। या फिर आपने जो अभी टीजीटी पीजीटी वाला आपने सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आपके मार्क्स कितने आए, आप पास हुए, फेल या फेल हुए तो क्यों हुए, ठीक है, क्या आपने गलती की, अपना मूल्यांकन करना, ये सारे सोच विचार के अंतर्गत आता है। और यही इसका वर्गीकरण है, ब्लूम ने यही वर्गीकरण किया अधिगम का, जिससे कि ये पता चलता है कि आप अधिगम चल रही है, आपको सीख रहे और आप सीख रहे हैं इससे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा विश्लेषण। विश्लेषण, उसके बाद आप सोचेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। संश्लेषण, टुकड़ों में बांटकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बोध, आपको उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है। यह 3 इसमें है वर्गीकरण के, किसके, ब्लूम के, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन है। तो हमारा जो सामुदायिक संगठन कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है हमारा सर्व सम्मानित प्राप्ति करने की तकनीक, सामुदायिक हित को बनाने का और व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया। उसका लास्ट है दीर्घकालिक उपागम। ये हमारे 3 सामुदायिक संगठन है, जिसमें सामुदायिक जो होते हैं, जो समुदाय में रहते हैं, उनके हित के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो संगठन है। चाहे आपका उसमें स्कूल आए, बैंक आए या हॉस्पिटल आए, सारे हित बनाने को व्यवस्थित करने के लिए जो भी आप संगठन होंगे वो सामुदायिक संगठन होते हैं। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D एड्स हैं। हम प्रसार शिक्षा किसे करते हैं, एड्स से देखते हैं, चित्र दिखाकर, ऑडियो सुनाकर, कठपुतली, ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम किसी भी समुदाय को शिक्षित कर सकते हैं या किसी को भी हम उसको जागरूक बना सकते हैं। तो उसके अंतर्गत 2D एड्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है हमारे उन्मेष कार्ड, जिसे फ्लैश कार्ड कहते हैं, और आता है इसमें फ्लिप कार्ड, और इसके अंतर्गत आता है पोस्टर। ये हमारे 2D एड्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम चित्र और सब कुछ बनाकर, इसमें फ्लिप कार्ड्स ये सब बनाकर, और जो 3D एड्स होते हैं इसमें मॉडल्स आते हैं, विभिन्न तरीके के जो आते हैं उसमें 3D एड्स में आते हैं। नेक्स्ट है एफ वितरण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें से जो हमारा सही है वो है एफ वितरण में स्वतंत्रता की डिग्री के 2 समुच्चय होते हैं, और एफ वितरण का प्रयोग शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है, जिसमें जनसंख्या प्रसरण समान होते हैं। ये शून्य परिकल्पना जो होती है उसके वितरण जो है उसके परीक्षण के लिए एफ टेस्ट करते हैं। ये एफ टेस्ट, एक टी टेस्ट होता है, एक वो का स्क्वायर टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट हैं जो किसी का परिकल्पना के टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जो हमारे शोध होते हैं उसमें ये सारे टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जनसंख्या जो हम जनसंख्या लेते हैं टेस्ट करने के लिए, एक बड़ी जनसंख्या में से थोड़ी सी लेते हैं, उसी
के लिए होता है, उसको टेस्ट करने के लिए कि क्या कितना सही है क्या नहीं। तो जो हम परिकल्पना बनाते हैं शून्य, उसके टेस्ट करता है एफ टेस्ट। और इसमें हमारा आता है एफ वितरण एक पूर्ण धनात्मक वितरण है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है। मनुष्यों के साथ शोध का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नैतिक मार्गदर्शन है? यह हमारा, इसमें भागीदारों की सहमति प्राप्त करना, जो भागीदारी दोनों सभी का सहमति होना। इसमें दूसरा है भागीदारों के पहचान को गुप्त रखना, जो भागीदारी कर उसकी पहचान को गुप्त रखना चाहिए। ये सब किसके शोध संचालन करने के लिए। ठीक है, और इसका लास्ट है भागीदारों को बताना कि वे किसी भी समय अध्ययन को छोड़ने के लिए मुक्त हैं। मतलब ये नहीं कि उनको बांध कर ही रखा जाए, वो कभी भी इस रिसर्च को छोड़ सकते हैं। ये तीनों सही है हमारा। तो आप इसमें देख लिया करें, आपको बस यहाँ पे बताया जाएगा, आप यहाँ से करेक्ट कर लिया करें कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, ACD। ठीक है, ACD जल्दी जल्दी कराया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा उसमें जाएंगे तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इंग्लिश में भी ये दिया गया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सम्मिलित करना है। एक साइड दिया सीरम, लिपिड, और यहाँ पे दिया गया व्यवच्छेदन स्तर। ठीक है, इसका कितना स्तर होना चाहिए और इसको मैच करना है। तो इसमें हमारा दिया गया है टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, तो होना चाहिए 200 mg/dl। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और LDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 100 mg/dl होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो होना चाहिए हमारा 40 से 60 mg/dl। सीरम ग्लाइसराइड्स जो है वो हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 150 mg/dl, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप लोग याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पोषक तत्व दिया गया और अभाव के लक्षण इस साइड दिए गए हैं। तो जो हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन, क्या होता है, अगर कमी होती है तो क्या होता है, बालों का डिसपिगमेंटेशन होता है, उसमें कलर चेंज होता है प्रोटीन की कमी से। और इसमें जो सेकंड दिया गया है विटामिन A, अगर इसकी कमी होती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, वो तो होता है फॉलिक्यूलर हाइपरकेरोटोसिस, ये होता है। ठीक है, और जब थायमीन की कमी होती है हमारे शरीर में तो होता है ट्रैकीकार्डिया। इससे रोगों से रिलेटेड एग्ज़ाम नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से पोषक तत्व से कौन सी रोग होते हैं। ठीक है, और लक्षण भी कौन कौन से देखे जा सकते हैं, तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये करा दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें, इसको अच्छे से करा दिया जाएगा। पहले आज ये पेपर ख़त्म होता है, इसके बाद आपको यही कराया जाएगा। नेक्स्ट है नाइसिन की कमी से होता है ग्लोसाइटिस, और कैल्शियम की कमी से क्या देखा जाता है हमारा रिकेटिस रोजरी। ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसका, इसमें से आप मैच कर लें कौन सा सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा थर्ड इसमें से सही है। नेक्स्ट है परिरक्षक सामग्री और भोजन बनाने का उपकरण, दोनों को मैच करना है।
तो इसमें सही है। बेंजोइक अम्ल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है जैम्स व जेली बनाने के लिए। सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है सुखाई गई सब्जियां, जो सब उसको सुखाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। नीसिन का प्रयोग किया जाता है चीज़ में, ठीक है, चीज़ बनाने में। एसिटिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है चटनी में, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है संसाधित गोश्त में, जो संसाधित गोश्त होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, एक साइड कपड़ा दिया गया है और कपड़े का विवरण की वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है कि क्या होता है। तो इस साइड आप देख सकते हैं, मोटा सूती कपड़ा जिसे रड्यूरोय कहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है रिबर्ट्स प्रभाव वाले कटी पाइल का कपड़ा होता है। मलमल ये होता है 40 काउंट तक के कंकल सूत्र से बना होता है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है। मलमल आप देख सकते हैं कॉटन होता है। आउटिंग फेलेनिन ये क्या होता है? ये होता है हमारा साधारण या ट्रिल वेव एकमात्र सूत्र और एक या दोनों तरफ से नेप से समाप्त किया गया कपड़ा होता है। भूस जिसे वॉइल भी कहते हैं, ये हमारा होता है कंकत मध्य से कठोरता से मुड़ा हुआ एकमात्र सूत्र से बना हुआ कपड़ा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट है 120 हमारा क्वेश्चन नंबर है और इसको भी हमको मैच करना है। संसाधन और उसके उदाहरण दिए गए। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? इसका उदाहरण क्या है? रचनात्मक ज्ञान, रचनात्मकता और ज्ञान, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, जिसको ज्ञान होगा वो व्यक्ति संसाधन के अंतर्गत आता है और उसकी क्रिएटिविटी उसके अंतर्गत आता है। और इसमें हमारा नेक्स्ट है मित्र संसाधन। ये हमारा होता है सामाजिक संबंध, मित्रता, सामाजिक हमारा एक संबंध है मित्र। और सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा हमारा? बैंक, विद्यालय, इसको अभी थोड़ी देर में पहले बताया गया था आपको। और पारिवारिक संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा बताएं आप लोग? जी बिल्कुल सही, घर और उपकरण। नेक्स्ट है भवन निर्माण सामग्री और विवरण इसका दिया गया है। तो इसमें आएगा ईंट। ईंट क्या है? मिट्टी को मोड़कर सुखाकर और भट्टियों में सेका जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे इसकी कैसे कैसे बनते हैं ईंट, ठीक है, मिट्टियों से बनते हैं, इसको सुखाकर उसको आग में सेक कर ही बनाते हैं। और बात करें लकड़ी की, जो लकड़ी है वो है टीक, देवदार, महोगनी, ओक से। और बहुत सारी जो लकड़ी का यूज़ करते हैं इन्हीं सभी पेड़ों से यूज़ करते हैं, बहुत ही टिकाऊ, बहुत अच्छी किस्म की मानी जाती है। नारियल जटा ये होती है नारियल के बाहरी भाग की रेशेदार सामग्री, जो नारियल उसके बाहर की जो होती है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल बोर्ड। ये क्या होता है हमारा? ये होता है आसंजक के प्रयोग द्वारा गर्म और नम वातावरण में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भी हमें मैच करना है आंदोलन और व्यक्ति। SOS बच्चों का गांव, ठीक है। ये आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? ये आंदोलन हारमन जेमिनर ने चलाया था बच्चों के लिए। अब बात करें SIW है, ये आंदोलन हम ईला भट्ट ने चलाया था। RTI आंदोलन, ये आंदोलन अरोड़ा रॉय ने चलाया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन चलाया गया था मेधा
पाटकर द्वारा। ठीक है, ये भी सूची हमें मैच करना, पद और विवरण दिया गया है, तो इसको मैच करते हैं। मैट्रिकोलर इसका है वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता हो, जिसमें क्या होता, ऐसा परिवार कहते हैं जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता हो। ठीक है, इसमें सारे परिवार रहते हैं। पैट्रिकिलिनर ये हमारा होता है पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना, वंश का पता लगाना ये कहते हैं पैट्रिलिनियर। इंसेस्ट ये हमारा होता है करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। ठीक है, मोनोथीस ये होता है एक ईश्वर में विश्वास जो रखते हैं, उसको मोनोथिस्म कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें भी हमें मैच करना है। ठीक है, समर्थन करने वाली तकनीकें और प्राथमिक उद्देश्य। नेटवर्किंग इसका होगा सूचना का आदान प्रदान करना। नेटवर्किंग क्या होता है, सूचना को आदान प्रदान उससे करते हैं। नेटवर्क कहाँ तक फैला गया है, ठीक है, जैसे इंटरनेट, ये नेटवर्किंग है, कहीं भी आप सूचना को आप भेज सकते हैं। कोलिशन ये है विशेष कार्यकलाप के लिए समूह का साथ काम करना, समूह के साथ करके कोरिलेशन बना के काम करना। अलाइंसेस ये होता है समूहों के मध्य अधिक स्थायी व्यवस्था। और लॉबिंग ये है अंशधारकों का प्रत्यानन, या सही है। इसमें भी हमें मिलान ही करना है। शोध डिज़ाइन और उदाहरण, इसमें शोध डिज़ाइन दिया गया है प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका हो गया शोधकर्ता सोच समझकर घटनाओं को प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच करता है। इसमें क्या है, प्रयोगात्मक शोध में होता है कि जो शोधकर्ता होता है वो प्रैक्टिकली काम करता है, पूरा अच्छे से सोच समझ के उसकी जांच परख करता है, उसको प्रयोग करता है अपने प्रयोगशाला में, तभी किसी रिजल्ट में निकलता है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य शोध डिज़ाइन, इसमें शोधकर्ता समयांतरता का परिवर्तन की जांच करता है। ठीक है, अनुप्रस्थ शोध डिज़ाइन ये हमारा होता है शोधकर्ता व्यक्तियों का केवल एक बार ही निरीक्षण करता है, एक ही बार निरीक्षण करता है, उसको बार बार नहीं करता है। और अनुदर्शी शोध डिज़ाइन यह इसमें हमारा होता है शोधकर्ता व्यक्तिगत घटनाओं को संदर्भित करते हुए आंकड़े एकत्रित करते हैं, और इसमें आंकड़े टाइम पे एकत्रित करते रहते हैं, मतलब कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, आज इसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पूरे शोध डिज़ाइन इसका 3 पार्ट आएगा, आप लोगों को पहले भी बताया गया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं बन पाया था, तो आज इसका वीडियो आ जाएगा फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो। ठीक है, इसको 2 वीडियो में ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, 3 वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज एक आ जाएगा, किसी भी टाइम आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। देखिए, आपको पहले भी बताया गया था कि नेट में डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप पहले वाले पेपर्स भी देख सकते हैं, उसमें आते हैं मधुमेह और हार्ट और विटामिन ए, विटामिन बी और डी, इससे किडनी से रिलेटेड आते ही आते हैं। कोई किसी में से इन चारों में 5 में से एक आते ही आते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये कितनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लें, मतलब इसको समझ लें, आपका फिर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। इसकी भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी आपको ये वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे आप जल्दी से इसको समझ लें। तो पहले आप यहीं पे देख लीजिए कि ये इसके कौन कौन से
जो सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं। तो इसमें जो पहला सिम्टम्स है रतौंधी, ठीक है, इसके होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। उसके बाद बाइटोटस धब्बे, फिर फोटोफोबिया होता है। उसके बाद क्या देखा जाता है, उसके बाद एक है जेरोथेलिमा, और उसके बाद जो लास्ट में देखा जाता है प्राटोमलेशिया, ठीक है। ये सही इसके चरण है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है सिलाई मशीन में सुई को सेट करने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही चरण है, सुई को सेट करना है किसमें, सिलाई मशीन में। तो उसका सही चरण है, पहला है फ्लाई व्हील को घुमाकर सुई बार को उच्चतम स्तर पर ले जाए, ठीक है। उसको घुमाकर उच्चतम स्तर पर ले जाए, जो सुई जो होता है फ्लाई व्हील उसको, ठीक है। उसके बाद जो उसका दूसरा चरण होता है निडल बार पर थंबा पेच को ढीला करें। जो थंबा पेच होता है निडल बार में, इसको क्या करना है, इसको ढीला करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाएं हाथ में सुई को पकड़े। जो इसका फोर्थ होता है उसमें क्या होता है, खांचे, जिसे ग्रूव की ओर सुई की चपटी साइड रखें। जो साइड होती चिप इस साइड, तो उसको चपटी एरिया को रखना है। उसके बाद क्या किया जाता है, निडल क्लैंप द्वारा सुई को डालें, और उसका जो लास्ट होता है उसमें होता है क्लैंप को टाइट करें। जब सुई लग जाती है उसके बाद क्लैंप जो लगा होता है उसको टाइट कर देते हैं, जो स्क्रू लगा होता है। ये सही चरण है। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोया, जिसे कोकून कहते हैं, के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो रेशम का है उत्पादन हम करते हैं, तो उसका सही चरण क्या क्या है, हम इसका उत्पादन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो करा दिया गया, आप टेक्सटाइल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब रेशम का उत्पादन करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, उसका सही क्रम क्या है। उसमें हम सबसे पहले करते हैं छटाई करना, जिसे कहते हैं सॉर्टिंग करना। उसके बाद हम करते हैं रील बनाना, जिसे रीलिंग कहते हैं। उसके बाद थ्रोइंग करते हैं। थ्रोइंग करने के बाद हम गोंद छुड़ाना, डिगमिंग कहते हैं, उसमें एक गोंद लगा होता है, ठीक है, रेशम के रेशों में। उसके बाद हम करते हैं भारण, वेटिंग करना। सॉरी, कुछ गलत हो गया है, ये सही नहीं है, फिर से आप देखिए सही से। इसमें सबसे पहले करते हैं छटाई करना, सेटिंग, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। जो हमारा सेकंड है वो है रील बनाना, जिसे रीलिंग कहते हैं, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है थ्रोइंग करना, ये हमारा थर्ड है। और उसके बाद हमारा आता है फोर्थ, आता है कटाई करना। जो कटाई होती है हमारा, ये फोर्थ चरण है, ठीक है। उसके बाद आता हमारा गोंद छुड़ाना, जिसे कहते हैं हम डिगमिंग कहते हैं, ये हमारा फिफ्थ चरण है। जो हमारा सिक्स है वो है भारण, जिसे वेटिंग कहते हैं, ठीक है, ये हमारा सिक्स है, ये सही चरण है। समय योजना बनाने में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो हमारा समय योजना बनाने के लिए जो सही चरण है वो है, पहला है सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना। कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं, इसका सूची बनाने के बाद जो हमारा सेकंड है वो है प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय हमको निर्धारण करना होगा, कितना समय लगेगा। उसके बाद हमारा तीसरा है
समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना, कि अंतिम रूप से हमने बना लिया टाइम टेबल अपना। उसके बाद हमारा आता है चौथा, समय क्रम का निर्धारण करना। और जो इसका पांचवा चरण है वो है उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करना। मतलब जो हमने अनुमानित किया था और जो हमने बनाया है उसको संतुलित रूप से फिर से उसको लिखना, इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है डिज़ाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिज़ाइन प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कि डिज़ाइन प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद ये तो हमारा पहला हो गया, ठीक है। जो इसका दूसरा चरण होता है वो है योजनाबद्ध डिज़ाइन करना, कि हमें कौन सा डिज़ाइन बनाना, उसको योजना बनाना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिज़ाइन विकास करना, अगर कोई कमी है, ये हमारा तीसरा है, ठीक है, तो उसका विकास करना। फिर इसका आता है चौथा चरण आता है निर्माण प्रलेखन, ठीक है, और उसका निर्माण करना। उसके बाद लास्ट है निर्माण संचालन, तो उसको संचालित करना कि डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है, फिर उसको हम उसी डिज़ाइन के कपड़े सब बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों में संज्ञानात्मक पड़ाव की प्राप्ति के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो जिसे हम कहते हैं बच्चों में ज्ञानात्मक पड़ाव, जिसमें हम बच्चों को ज्ञान हो जाता है। तो हम कौन कौन से इसमें पड़ाव हम देख सकते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं पहला है वस्तु स्थायित्व की, बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है, उसको बताओ तो समझने लगता है, ठीक है। जो उसका फिर दूसरा है वो है कल्पनात्मक खेल, वो खेलने लगता है कल्पना में, ये दूसरा है। तीसरा इसका चरण है वो है लंबाई संरक्षण, ठीक है। और उसके बाद चौथा है घोतक विचार, वो विचार भी अपने करने लगता है। ये ज्ञानात्मक पड़ाव, जो पड़ाव है उसके सही स्टेजेस हैं। नेक्स्ट है हमारा वैलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो वैलेंट है उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था मनोवैज्ञानिक का सामाजिक विकास, ठीक है। तो उसके सही चरण क्या क्या हैं, तो उन्होंने क्या क्या दिया था, इसमें दिया था उन्होंने घनिष्ठता, ये है सामाजिक विकास के पहला चरण। उसमें इसका दूसरा चरण है करियर समेकन, दूसरा चरण हमारा। इसका तीसरा चरण है ज्ञानन उत्पादकता, ज्ञान में अपनी जैसे नॉलेज है हमें तो उसमें बढ़ोतरी होना, तो ये हमारी ज्ञान में उत्पादकता होती है। उसके बाद जो उसका चौथा चरण है वो है अर्थ धारण करने वाले। अब तो ज्ञान पता चल गया तो उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, बस हमें रटने से मतलब नहीं, उसका ज्ञान उसकी समझ भी होनी चाहिए। उसके बाद जो उसका पांचवा है अहम संपूर्णता, वो पूरा संपूर्ण उसका विकास होता है, उसे नॉलेज होती है, उसे समझ हो जाती है समाज के बारे में, ठीक है, और समाज में रह के सब कुछ सीखता है। तो ये इसके सही चरण दिए गए हैं। अब 133 देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 133, इसमें दिया गया है प्रशिक्षण प्रोग्राम के निष्पादन के चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो किसके, प्रशिक्षण प्रोग्राम के। तो इसमें जो सही चरण इसका दिया गया है वो है प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए कहना। आप किसी चीज़ की जब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो उसको आप पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रतिभागियों को हिमभंजक खेल खिलाना, ठीक है। उसके बाद उसको खेल खिलाना जिसके लिए आप वो कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, ठीक है,
प्रतिभागियों को स्वयं से परिचित करवाना कि हाँ आप क्या खेलने में अच्छे हैं नहीं है, उनको बताना, उनकी कमियों और अच्छाइयों को सबको बताना। उसके बाद आता है हमारा प्रतिभागियों को सशक्तिवर्धक खेल खिलाना। फिर जो उनके लिए बेस्ट है वो उनको खेल खिलाना। फिर लास्ट में आता है सहभागियों से पुनर्निर्देशन प्राप्त करना कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारा सही क्रम है। ठीक है, अब 134 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका देखते हैं क्या है। सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सुनने की प्रक्रिया है उसमें सही इसको चरण में हमें व्यवस्थित करना है कि हम कैसे कैसे सुनते हैं। तो इसका पहला है सुनना, ठीक है, हम पहले सुनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, समझना, उसको समझना है, ठीक है, उसको फिर समझते हैं। ये हमारा दूसरा है कि सुनने के बाद हम उसको समझते हैं कि क्या बोला गया। उसके बाद हमारा याद रखना, फिर उसको हम याद रखते हैं कि जो बोला गया है, उसको समझने के बाद हम उसको याद रखते हैं। उसके बाद हमारा जो फोर्थ चरण है वो है मूल्यांकन करना। जो बोला गया है वो क्या है, उसको समझकर सुनना, उसको याद रखना, उसके बाद उसको मूल्यांकन करना कि क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, अच्छा बोला है, क्या है। उसके बाद है उसको प्रतिक्रिया देना, ठीक है, पांचवा स्टेप है उसको प्रतिक्रिया, उसको जवाब देना कि हाँ ये इसका जवाब है ये। तो ये हमारे सुनने की चरण है। 135 का क्वेश्चन देखना हमें। 135 करने से एक अच्छे शोध हमारा डिज़ाइन बन सकता है। तो इसमें हमारा आता है पहला, अध्ययन के मूलाधार एवं पृष्ठभूमि तैयार करना कि हम किस पे अध्ययन कर रहे हैं, उसका पूरा पृष्ठभूमि तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य, शोध, परिकल्पना तथा सांख्यिकी अवधारण, ठीक है। उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये शोध क्यों करना चाहते हैं, और परिकल्पना बनाना कि हम पहले से परिकल्पना का यूज़ करना कि कौन सी परिकल्पना इसमें यूज़ होगा, H1 या H0 की हम इसमें हमने पहले मान लिया कि नहीं माना, तो वो परिकल्पना का निर्धारण इसमें करते हैं। उसके बाद आता हमारा थर्ड, सैम्पलिंग, डिज़ाइन तथा माप, आंकड़े एकत्रित करने के साधन। इसमें हम सैम्पलिंग करते हैं कि कितना हमें सैंपल लेना है, 50 बच्चों का या कितने लोगों का, ठीक है, ये सैम्पलिंग डिसाइड करते हैं। और फिर आंकड़े एकत्रित करते हैं कि हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं आंकड़े, किसी बुक से, लाइब्रेरी से, या किसी से क्वेश्चन पूछ के कर रहे हैं, व्यक्ति से कर रहे हैं, या फिर कहाँ से कर रहे हैं, सभी हम इसमें करते हैं थर्ड में, ठीक है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ हमारा आता है आंकड़ों का विश्लेषण तथा महत्व के सांख्यिकी परीक्षण करना। ये हमारा फोर्थ है। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो आंकड़ा, उसका विश्लेषण करना और उसमें सांख्यिकी परीक्षकों को लागू करना। जैसे कि हमारा जो टेस्ट होता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट, सारे टेस्ट का इसमें हम परीक्षण करेंगे, कोई भी एक टेस्ट का, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है फिफ्थ, व्याख्या तथा निष्कर्ष निकालना। फिर हमारा इस शोध का क्या रिजल्ट निकला, पूरा हम अच्छे से व्याख्या करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट आता है हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। हमारा नेक्स्ट है, इसमें अभिकथन दिया गया है। अभिकथन दिया गया है मुलायम व फूली हुई चपाती। इसमें मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूँथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा ज़रूर गूँथना चाहिए। तो हाँ, ये तो बिल्कुल है कि उसको फिर से छोड़ने के बाद आधा घंटे हम जब छोड़ देते हैं तो उसको फिर से उसको गूँथते हैं तो वो क्या होती है, मुलायम और फूली हुई रोटी बनती है। इसमें इसका जो तर्क दिया गया है, पुनः गूँथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, उसके विकास में मदद करता है, और स्टार्च का गुण होता है इसमें, तो रोटी को क्या करता है, फुलाने में मदद करता है। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं, जिसमें सही ऑप्शंस है फर्स्ट। नेक्स्ट है
इसमें जो अभिकथन दिया गया है वो है कपड़े के परिष्करण के लिए भाप देना उपयोगी होता है। हाँ, जो उसका परिष्करण है उसको भाप देकर ही उसको जो उसमें सिलवटें है उसको रोका जाता है। बहुत ही सही होता है, बिल्कुल सही है। इसका जो तर्क दिया गया है वो यह है, या उपयोगी है क्योंकि यह कपड़े के खड़े रोआओं को जो ढेर दबाने व कपड़े के वास्तविक रूप देने में मदद करता है। जैसे कि जो कपड़ा हमने बनाया है उसमें ऊपर ऊपर ऐसे रोए निकल आते हैं, तो जब उसको भाप देते हैं तो वो भाप से जल जाता है, वो अपने स्थान पे चला जाता है। ठीक है, ये अच्छा रूप रेखा देता है, कपड़े में चमक भी आ जाती है इससे। तो ये दोनों ही सही है, ए और दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कथन दिया गया है वजन को जमीन से उठाने के लिए पीठ की मांसपेशी की, सॉरी इसमें लिखा भांस लिखा है, ये मांसपेशी होगा, मांसपेशी की बजाय टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, जो पीठ की मांसपेशी है वजन उठाने के लिए उसकी यूज़ ना करके जो पेशियों हैं टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो उसका तर्क दिया गया पीठ के मांसपेशी टांग के पास पेशी से कमज़ोर होती है। हाँ, टांग की जो मांसपेशियाँ होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं, और जो पीठ की होती हैं कम मजबूत होती है, इसलिए हमें टांगों की यूज़ करनी चाहिए मांसपेशियों का, और जो पीठ है उसकी नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं। इसका नेक्स्ट है हमारा, अभिकथन दिया गया भारत में गोद लेने के लिए रजिस्टर कराने वाले माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक है। तो ये एक डेटा दिया गया है कि 40 वर्ष से अधिक होती है जो गोद लेते हैं। तो एक डेटा दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। जो उसका तर्क दिया गया है वो है जो शहरी जोड़े होते हैं छोटी उम्र में बच्चे नहीं चाहते, इसलिए वे गोद लेने के विकल्प को चुन रहे हैं। तो जो ये तर्क दिया गया है इससे कोई मैच नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत तर्क दिया गया है। तो इसका जो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे, ए सही है लेकिन आर गलत, ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 140, इसमें तर्क दिया गया, इसमें अभिकथन दिया गया है लोकप्रिय सिनेमा पुरुषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित नहीं कर सकता। जो लोकप्रिय वो है सिनेमा वो नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और सिनेमा जो है पुरुषत्व और स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उसकी धारणा को हम आराम से उसको समझ सकते हैं, लोगों तक जागरूक कर सकते हैं। जो इसका तर्क दिया गया है लैंगिकता एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण करने वाले अधिकर्ता जो एजेंट होते हैं पुरुषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें ए तो गलत है लेकिन उसका जो तर्क दिया गया है आर वो बिल्कुल सही है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आज का हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और कोई सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके बताइए।